नमस्कार, मैं रोशन झा आप सभी का स्टेप बाय स्टेप के यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सीरीज़ बनाया जाए, जिसमें कि भारत के आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक किस्से हैं उनके प्रधानमंत्री बनने से लेके और सरकार गिरने तक, मतलब प्रधानमंत्री पद से हटने तक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो मैं एक एक करके सीरीज़ में एक एक एपिसोड आपको हर एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊंगा। आज के इस सेशन में मैं आपको सिर्फ भारत में आज तक कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं, उनका टेन्योर का मतलब होता है कि वो कितने समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और किस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, और उनके बारे में एक आध दो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगले सीरीज़ में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं पहले प्रधानमंत्री से लेके आखिरी प्रधानमंत्री जो अभी हैं फ़िलहाल उन तक की पूरी कहानी बताऊंगा। जब हम प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी आपस में डिसाइड करता है कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय तो भारत में तुरंत इलेक्शंस हुए नहीं थे। लगभग 4 से 5 साल बाद 1951 में और 52 में 1951-52 में इलेक्शंस हुए थे, और उस समय तक तो 1947 में तो भारत के पास कोई संविधान भी नहीं था उसका खुद का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़, प्राइम मिनिस्टर क्या काम करेंगे ये सब लिखा होगा। तो उस समय पंडित नेहरू को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कि वो सरकार के मुखिया होंगे जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और जब तक कि देश में एक संविधान नहीं आ रहा है। तो पंडित नेहरू जो हैं वो 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनके मृत्यु के बाद ही वो प्रधानमंत्री पद से हटे थे। यानी लगभग 17 साल तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे थे और वे लोकसभा के मेंबर थे। आप सुने होंगे फूलपुर नाम का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश से, वो लगातार वहीं से जीत के आके प्रधानमंत्री के पद पे बने थे। उसके बाद जैसे उनका देहांत हुआ, जैसे उनकी मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री का पद जो है उसको रिक्त नहीं रखा जा सकता, मतलब उसको काफ़ी समय तक एम्प्टी नहीं रखा जा सकता, किसी ना किसी को तो उस पद पे रहना पड़ेगा। तो जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बनता तब तक के लिए 13 दिन के लिए फॉर 13 डेज गुलजारी लाल नंदा एक व्यक्ति थे जो कि नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, मतलब होम मिनिस्टर रह चुके थे। और आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल कोई कैबिनेट में होता है तो वो होता है होम मिनिस्टर। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे उनको एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, जो देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने गुलजारी लाल नंदा जी को बोला कि आप जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बनता है, कांग्रेस पार्टी किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करती है, तब तक के लिए आप इस पद को संभालिए। तो 13 दिन तक गुलजारी लाल नंदा सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो। उसके बाद 13 दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री, आपने नाम सुना होगा, अगर आप मुंबई थाने से बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि रोड का नाम LBS मार्ग होता है, LBS। तो LBS का जो मतलब होता है वो लाल बहादुर शास्त्री मार्ग ही होता है। जब कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ था, क्योंकि उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनकी छवि देखते हुए, उनका सॉफ्ट स्पोकन नेचर देखते हुए और बहुत ही ईमानदार कर्मठ नेता थे वो, उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने थे 1964 में नेहरू के मृत्यु के बाद, उनके 1 साल बाद ही इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। उस युद्ध के दौरान उन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, जय जवान जय किसान, जिससे कि इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध को जीत लिया था। बहुत ज़्यादा समय तक तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे। वो 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु का भी जो किस्सा है वो बहुत ही विवाद में रहता है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको ख़त्म करने के लिए, पीस ट्रीटी साइन करने के लिए वो गए थे उज्बेकिस्तान। वहाँ पे एक जगह है काशकंद करके, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी 1 दिन बाद ही जब उन्होंने पीस ट्रीटी साइन किया था। तो लोग ऐसा मानते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी आज तक बोलते आए हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई किसी को मालूम नहीं। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। प्राइम मिनिस्टर्स का एक एपिसोड जब बनाऊंगा तो उसमें इसकी चर्चा हम करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा, जिनको नेहरू के मृत्यु के बाद भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, वापस से शास्त्री जी के मृत्यु के बाद भी इनको 13 दिन के लिए ही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि हम इंदिरा गांधी को, इसका भी बहुत रोचक किस्सा है,
जब इंदिरा गांधी अपने आप को कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी दो धड़े में बट गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो गुट बन गया था। तो उसका भी हम किस्सा आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स के सीरीज़ में समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि 1966 से लेके 1977 तक, मतलब लगातार 11 साल इंदिरा गांधी जो थी, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, वे इस पद पे बनी थी। और इस टेन्योर में उनके ऊपर काफ़ी अच्छे काम का और काफ़ी ख़राब काम का भी दाग लगा है। अच्छे काम को अगर मैं बोलूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो 72 में युद्ध हुआ था, उसमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इंदिरा गांधी का कितना बड़ा हाथ था, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ 1975 का वो जून का महीना, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश भर में इमरजेंसी लागू कर दिया था। इमरजेंसी लागू करने का मतलब है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उनको जेल में डाल देना। उसके बाद जितने मीडिया के लोग हैं वो उनके खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं सकते। ये सब लगातार दो से पौने 2 साल तक ये इमरजेंसी पूरे देश में लागू था। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश का मूड माहौल उनके खिलाफ होगा ही होगा। और उस समय जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनके विरोध में बोला था वो थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाया था जनता दल। उसमें से जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुआ उसके बाद एक इलेक्शंस हुआ जिसमें कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और देश में पहली बार नॉन कांग्रेस, मतलब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो भी ज़्यादा नहीं, लगभग 2.5 साल के आसपास प्रधानमंत्री पद पे रहे थे। और मोरारजी देसाई के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं कि 1952 से लेकर 56 तक मोरारजी देसाई जो थे वो बॉम्बे स्टेट, उस समय महाराष्ट्र नहीं बना था, बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के तौर पे रह चुके थे। और कांग्रेस के वो भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। हालांकि कुछ डिफरेंसेस, मतभेद के बाद वे कांग्रेस से अलग होकर जनता दल में शामिल हुए थे। और जयप्रकाश नारायण ने जैसे ही इलेक्शन में जनता दल को जीत मिली थी वैसे उनको प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर दिया था। हालांकि 2.5 साल बाद ही 1979 में ही चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के नाम से जो फेमस हैं, जिन्होंने आज तक कभी पार्लियामेंट में कदम नहीं रखा था, लोकसभा में, और उनको कांग्रेस ने, मतलब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का सपोर्ट दिलवा के मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर से शिप से हटा के चौधरी चरण सिंह को अपने सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बनाया था। उसके बाद चरण सिंह भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, लगभग 6 महीने के आसपास तक प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद जब देश में वापस से एक इलेक्शंस हुआ तो जनता पार्टी और जनता दल जो थी, चूँकि वो बिखर चुकी थी, बहुत ज़्यादा लोग सब साथ में थे नहीं, इसके वजह से उनकी जो ख्याति थी वो भी थोड़ी कम होने की वजह से इंदिरा गांधी को इसका भरपूर फ़ायदा मिला। और वापस से जब इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी के साथ पावर में लौटी। और 1980 से लेके जब उनको उनके ही बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के जो बॉडीगार्ड्स थे, जो कि सिख थे, उन्होंने गोली चला के उनको हत्या कर दिया था। उसका कारण ये था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बस मैं आपको मेन कारण बता देता हूँ कि गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे उन्होंने जब ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार को चला के मिलिट्री के टैंक्स वगैरह घुसा के मिलिट्री ऑपरेशन करवाया था, तो ये जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, इनको सिख धर्म के प्रति इंदिरा गांधी ने गलत किया है ये सोच के उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जैसे ही उनकी हत्या हुई तो जाहिर सी बात है किसी और को प्रधानमंत्री बनना ही था। तो उस समय की कांग्रेस की पार्टी ने उस समय की कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को, जो उस समय कलकत्ता में थे, डिक्लेयर कर दिया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद कुछ दिन तक राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और खुद से ही बोला कि देश में फिर से एक इलेक्शंस करवाया जाए, ये देखने के लिए कि सच में कांग्रेस का लहर अभी है या नहीं है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि पूरे देश भर में इंदिरा गांधी फेमस थी, तो उनकी जब हत्या हुई थी तो पूरे देश भर में उनके प्रति एक लोगों को एक सहानुभूति था। तो जब अगला इलेक्शंस हुआ 84 या 85 के आसपास, उस समय कांग्रेस पार्टी को आज तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला था। पार्लियामेंट में किसी पार्टी को आज तक सबसे बड़ा बहुमत उसी समय राजीव गांधी को, सरकार को मिला था। तो राजीव गांधी ने लगातार 5 साल अपना सरकार चलाया 89 में। जैसे ही राजीव गांधी का जो कार्यकाल था 5 साल के लिए, वो 1989 में जब खत्म हुआ तो देश में फिर से एक इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और जनता दल, जो उस समय देश भर में लगभग 5 राज्यों पे सरकार चला रही थी, उसके सपोर्ट से वीपी सिंह, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया।
और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि एक शाही परिवार से आते हैं, रॉयल फैमिली। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला आपको पता ही है, वहाँ का एक रॉयल फैमिली था, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग इनकी सरकार में था, लेकिन जब उसके बाद एल.के. आडवाणी, जैसा कि आपको पता है, एल.के. आडवाणी ने 91-92 के पीरियड में एक रथ यात्रा निकाला था हिंदुओं के लिए अयोध्या तक, उसके खिलाफ हो गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह, जिसके बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो सपोर्ट था सरकार को वो हटाने की वजह से वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को पार्लियामेंट में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के उनसे सपोर्ट हटा लिया था, उसके बाद चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर वो लोगों ने बना लिया था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं, लगभग 8 से 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद फिर देश में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में पी.वी. नरसिम्हा राव, ये कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और इन्होंने पूरा 5 साल कंप्लीट किया। और ऐसा माना जाता है कि पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे, उनके पीरियड में ही भारत का जो इकोनॉमी था, जो कि उस समय तक बहुत ही चरमरा गया था, भारत के इकोनॉमी को उभारने का काम जिसने किया वो पी.वी. नरसिम्हा राव थे। इनके ही प्राइम मिनिस्टरशिप में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बने 10 साल तक, वे उस समय इनके कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनको माना जाता है कि इन्होंने लिबरल इकोनॉमी को अपनाया और दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारतीय कंपनी में या भारत में आके इन्वेस्ट कर सकता है, इसकी सुविधा इसी सरकार ने दी थी। उसके बाद बहुत ही अच्छा काम करने के बाद भी पी.वी. नरसिम्हा राव, क्योंकि उस समय कम्युनल मुद्दे बहुत ज़्यादा देश में गर्म हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के मामले को बहुत ज़्यादा उठा लिया था, तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अपीलिंग लगने लगी थी। इसके वजह से इलेक्शंस जो अगले हुए उसमें जनता दल को ठीक ठाक बहुमत मिला था, एकदम फुल मेजॉरिटी तो नहीं मिला था, हालांकि ठीक ठाक बहुमत मिला था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जनता दल के सहयोग से। हालांकि 16 दिन तक ये प्रधानमंत्री थे। उस जयललिता की पार्टी AIDMK ने इनका जो सपोर्ट था भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इनसे सपोर्ट हटाने के बाद इनकी सरकार गिर गई थी और ये 16 दिन के अंदर ही इनको क्या करना पड़ा था, रिज़ाइन देना पड़ा था। उसके बाद HD देवेगौड़ा, जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे 1994 में, इनको जनता दल द्वारा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाए थे, लगभग 1 साल के अंदर ही इनको भी रिज़ाइन देना पड़ा। उसके बाद फिर ये जितनी भी क्यों रिज़ाइन देना पड़ा, इसके पीछे क्या क्या कारण थी, जनता दल इतने लोगों को प्रधानमंत्री बनने का कैसे मौका मिला, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो उसके बाद फिर एक इंद्र कुमार गुजराल नाम के एक व्यक्ति थे, उनको लगभग 11 महीने 1 साल तक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को 98 में कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का वापस से एक अवसर मिला। उसके बाद जब वापस फ्रेश इलेक्शंस हुए थे तो NDA को, तब तक NDA बन चुका था, NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के जितनी पार्टियां थी उनके खिलाफ, उनको मिला के एक अलायंस बनाया गया था जिसका नाम था NDA। उसको पूरे देश भर में 543 लोकसभा के टोटल सीट्स हैं, उसमें से लगभग 303 के आसपास NDA को मेजॉरिटी मिला था। और अटल बिहारी वाजपेयी इसके बाद पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इनके कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो था, उस समय कुछ अच्छे भी काम हुए थे, कुछ बुरे भी काम हुए थे। अच्छे कामों में से अगर मैं बताऊं तो न्यूक्लियर टेस्ट जो था अब्दुल कलाम जी को साथ लेके, वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था 98 में। और अगर मैं कुछ ख़राब काम बोलूं तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो उस समय तक थोड़ी सी वापस से लड़खड़ाने लगी थी। उसके बाद जब वापस से 2004 में एक फ्रेश इलेक्शंस हुए तो चूंकि कांग्रेस पार्टी उस समय तक बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह कर चुकी थी, तो लोगों को अब कांग्रेस पार्टी अपीलिंग लगने लगी थी, तो उन्होंने वापस से कांग्रेस को जिताया लोगों ने। और 2004 में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हुए, उनको प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया। लगातार वे 10 साल तक यानी 2014 तक वे प्रधानमंत्री बने रहे और इनके कार्यकाल में भी काफ़ी सारे अच्छे काम हुए, जिनमें मैं पर्सनली जिस काम को सबसे ज़्यादा मानता हूँ वो ये था कि उन्होंने RTI, राइट टू
इन्फॉर्मेशन जो कि आम जनता के लिए दरवाजे खोल दिए थे कि आप सरकार के किसी भी काम को का हिसाब आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। और कुछ ख़राब काम में से ये था कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद के खिलाफ अगर देखा जाए तो इनका रवैया जो था वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था, जिसका कारण ये है कि उनके ऊपर बहुत सारे जगह से अलग अलग तरीके का प्रेशर था। उसके बाद 2011 में कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था अन्ना हज़ारे ने कि लोकपाल बिल को पास किया जाए। लोकपाल क्या है कि आप भले प्राइम मिनिस्टर हों या चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर तक भी हों, तो आपके काम का ब्यौरा या फिर आपके खिलाफ अगर करप्शन के चार्ज हैं तो वो लोकायुक्त को दे के आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इस मांग को बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने, और उस समय महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, सिलेंडर के दाम, तो ये सब को लेके प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी, वो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत ही बखूबी और एक अच्छे वक्ता होने की वजह से, बहुत अच्छा भाषण देने की वजह से LK आडवाणी, राजनाथ सिंह, सबको उन्होंने पीछे करके प्राइम मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे मोदी जी चले गए। और उसके बाद लगातार 2014 से अभी तक यानी 2022 तक वे प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। और इनके भी कार्यकाल के कुछ बहुत ही बेहद अच्छे काम भी हैं और कुछ खराब काम तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान में होता है, तो उनके कार्यकाल में भी रहा है। तो जो मुझे पर्सनली लगता है कि इनके अच्छे कामों में से अगर कुछ है तो वो है डिजिटलाइजेशन। पूरे भारत में जिस तरीके से आप कहीं भी जाइए, वड़ा पाव खाइए, चाहे आप छोटे से छोटे दुकानदार के पास जाइए, बड़े से बड़े दुकानदार के साथ, अगर आपके जेब में कैश नहीं है तो आप डिजिटल माध्यम से पैसा पे कर सकते हैं। चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अगर किसानों को कोई पैसा सरकार देना चाहती है तो वो उनके डायरेक्ट खाते में जमा करती है। तो ये फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सब आपके मोबाइल में ही सरकार उपलब्ध करा के दे रही है। ये कुछ अच्छे कामों में से हैं उनके। और उसके बाद कुछ ख़राब कामों में से ये है उनके कि देश में ऐसा माना जाता है कि उनके आने के बाद से थोड़ा सा पोलराइजेशन बढ़ गया है। हालांकि इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये एपिसोड को बहुत पसंद किया होगा, और इसी तरीके के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।